नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल साइकिल है। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है और इसके अंदर हम इंटरफेस और माइटोसिस पढ़ेंगे। तो आपका मेन जो टॉपिक है वो माइटोसिस और मियोसिस है। तो इस क्लास में हम सेल साइकिल और माइटोसिस और सेकंड में मियोसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल साइकिल क्या होता है कि सेल साइकिल ऐसा रिपीटिंग साइकिल होती है इवेंट्स की, जो कि एक सेल के अंदर, जैसे सेल हम रोज उठते हैं, सुबह उठ के अपना वही दिनचर्या रोज की रोज वही रिपीट करना, तो वही एक सेम ही ऐसा ही पैटर्न सेल भी फॉलो करता है, तो उसको सेल साइकिल कहेंगे। अब जो सेल डिवीजन है वो हर घंटे लगभग 1 बिलियन सेल्स हैं वो मरते हैं और सेम 1 बिलियन सेल्स ही और नए पैदा होते हैं। तो इस तरीके से अपनी बॉडी एकदम जैसे कांस्टेंट है वैसी रहती है, उतने ही मर रहे हैं उतने ही और बन रहे हैं। तो इतने जो बिलियंस ऑफ सेल्स का सेल डिवीजन होता रहता है एक टाइम के अंदर। तो जो सेल साइकिल है ये इम्पोर्टेंट है, ये है जो साइकिल और इवेंट चलता रहता है हर टाइम एक सेल के अंदर, जिसमें जो मोटे तौर पे अगर कहें तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटरफेज और एम फेज। यानी एम फेज यानी या तो मियोसिस भी हो सकता है या माइटोसिस हो सकता है। मियोसिस कब होगा? जब जर्म सेल्स के अंदर सेल डिवीजन हो रहा होगा, और माइटोसिस जब नॉर्मल अपने सोमेटिक सेल के अंदर डिवीजन हो रहा होगा, तो वो माइटोसिस से होगा। तो ये एम फेज दोनों के लिए इन जनरल है। तो अभी हम एम फेज का यहाँ पे माइटोसिस बोलेंगे। तो जो इंटरफेज है उसके अंदर 3 पार्ट और होते हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। और जो एम फेज है उसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेज उसके होते हैं एम फेज के। तो जो सेल डिवीजन है, जो एक्चुअल सेल डिवीजन है वो एम फेज के अंदर होती है। बाकी जो इंटरफेज है, हाँ ये यहाँ पे ये फिर से वही बात बताइए कि सेल साइकिल के 4 फेज होते हैं, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज, जिसमें से G1, एस और G2 को मिला के इंटरफेज कहेंगे। और जो इंटरफेज है वो जैसे सेल के अंदर 90% टाइम जो है सेल इस इंटरफेज स्टेज के अंदर बिताता है। तो इसमें आप देखेंगे बाहर की तरफ ये आवर्स में, घंटों में भी दे रखा है कि कौन सी स्टेज कितनी लंबी चलती है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लंबी है वो एस फेज चलती है, फिर उसके बाद में G1 फेज और फिर G2 फेज, और सबसे छोटी फेज है वो एम फेज की है। तो इस तरीके से तो जो 90% सेल का जो टाइम है वो इंटरफेज, जो कि एक रेस्टिंग फेज, आरामदायक फेज जिसको कहते हैं, बट एक्चुअल में ये आरामदायक नहीं होती है। इसके अंदर सेल अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है बहुत सारी, बट वो दिखता नहीं है, इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। इसी में साथ साथ में आप देखेंगे G1 के साथ में ही एक G0 फेज भी है। G0 फेज का मतलब G0 स्टेज भी है, यानी कि इसमें आप वापस से रेस्टिंग फेज में वापस जा सकते हैं। यानी कि सेल डिवीजन के अंदर जाने की बजाय आप वापस से यहाँ पे सेल डिवीजन को स्टॉप कर सकते हैं इस साइकिल में जाने। तो G0 फेज वो है। अब एक बार हम वापस से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का आप पढ़ेंगे कि क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो रहा है वापस से, या क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग हो रही है। तो एक बार दोबारा से हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जनरली जो ये आपको धागे जैसा दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ये टोटल आपको ये धागे जैसा दिख रहा है, ये अनकॉइल्ड, ये क्रोमेटिन है। ये जब क्रोमेटिन पूरा अच्छे से कॉइल हो जाता है, तो ये कॉइल होके यानी कि कंडेंस होके ये क्रोमोसोम का शेप लेता है। तो आप देख रहे हैं ना, ये धागे धागे पूरा क्रोमोसोम बनाया हुआ है, और बीच में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर यानी कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में, यानी कि 2 क्रोमोसोम के आपस में जोड़ने वाले पॉइंट को सेंट्रोमियर कहा गया है। तो वही है कि क्रोमेटिन क्या है? अनवाउंड फॉर्म है क्रोमोसोम का, और जब ये क्रोमेटिन है कंडेंस और टाइटली वाउंड हो जाता है तो वो क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन है, अगर उसको हम जैसे सेल है, अनियन सेल है, आप बॉटनी में आपका प्रैक्टिकल भी है ये माइटोसिस वाला। तो इसमें जब देखेंगे कि अनियन सेल को, रूट टिप जो है अनियन की, अ, वो जब आप एसिटोकार्मिन जो डाई है जो रेड कलर की आपको दिखती है, उसके अंदर
आप उसको स्टेन करेंगे तो ये इस कारण से ये यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो रेड कलर से स्टेन हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है वो रेड कलर से स्टेन होते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि क्रोमेटिन आपको प्रॉपर दिख रहा है। ये एक्चुअल सेल की इमेज है जो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इतनी मैग्निफिकेशन में आपको दिखेगा। तो ये जो अनवाइंड जो फॉर्म है, ये जो खुला फॉर्म है, यानी कि जो क्रोमेटिन वाला जो ये पार्ट है, ये डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम ये इसी फॉर्म में रहता है, ताकि एंजाइम्स वगैरह है वो आराम से या प्रोटीन वगैरह डीएनए से आराम से, जो भी साइट है डीएनए के उसमें आराम से अटैच हो पाए। अगर ये टाइटली कंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम के फॉर्म में, तो इसमें कोई भी प्रोटीन या कोई भी एंजाइम जो उनको साइट चाहिए वहाँ पे नहीं जुड़ पाएगा। तो इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, जब यानी कि डीएनए और ज़्यादा बढ़ रहा होता है ना, तो ये सारा काम इस कॉइल्ड ये क्रोमेटिन की स्टेज में ही होता है। तो ये जो अनवाइंड फॉर्म है वो इंटरफेस का, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इंटरफेस के अंदर सेल ऐसा दिखता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप भी होती है। ये पूरा ये सेल है, ये एक पूरा सेल है, और इसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है, न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, और आपको अंदर की तरफ कोई प्रॉपर क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, यानी कि ये क्रोमेटिन फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर किस लिए ज़रूरी है? ये ताकि जो डीएनए है वो एसेसिबल हो सके, वो उसके आगे और ज़्यादा रेप्लिकेशन के लिए, या फिर जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए आराम से अवेलेबल हो सके एंजाइम्स को, तो ये इसलिए ज़रूरी है ऐसा। नेक्स्ट जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, अब वो कंडेंसेशन कब स्टार्ट होता है? जैसे ही सेल है, सेल डिवीजन के अंदर जैसे ही जाने वाला होता है, वो जो क्रोमेटिन वाले धागे हैं वो प्रॉपर क्रोमोसोम बनाने लग जाते हैं। क्रोमोसोम बनाने का उनका ये है कि जैसे एक धागा है पूरा, उसको अगर वेल मैनर्ड तरीके से अगर ऐसे कर देंगे, तो वो आराम से एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। सेल डिवीजन के टाइम, यानी कि जब सेल को दो भागों में, दो डॉटर सेल्स बनाने होंगे, उस टाइम जो ये क्रोमेटिन वाला पार्ट है वो ऐसे क्रोमोसोम में बदल देता है, ताकि जो डीएनए है वो इक्वली दोनों नए सेल्स में जा सके। आराम से मैनेज्ड तरीके से होगा तभी आराम से जा सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं जा पाएगा ना। तो ये कंडेंसेशन होता है इसका, क्रोमेटिन का, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाली होती है। उस टाइम क्या है, कंडेंस जो क्रोमोसोम है वो अनअवेलेबल होता है ना, तो इसीलिए इसको क्लोज्ड बुक की तरह कहा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला है, ये वाला जो पार्ट है ये अर्ली प्रोफेज या लेट प्रोफेज का है, जब आपको लगभग क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला, जो इंटरफेस का सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो G1 फेज है, जिसको गैप वन या फर्स्ट ग्रोथ फेज कहेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो रैपिड ग्रोथ होगी सेल की, नए प्रोटीन्स बनेंगे, जितने ऑर्गेनेलीज, नए नए और ऑर्गेनेलीज बनेंगे, और जो क्रोमोसोम है, यानी कि सेल जब यहाँ से इससे इससे वापस इधर को आ रहा है ना, नए सेल बने हैं, अब वापस से वो जीवन में आ रहे हैं, तो वो क्रोमोसोम, यहाँ तक क्रोमोसोम बने हुए दिखेंगे आपको, तो वो वापस से जो क्रोमोसोम है, अब जीवन फेज के अंदर उस क्रोमोसोम का अनबाइंडिंग होगा, वापस से वो क्रोमेटिन बनेगा और सेल को प्रिपेयर करेगा जीवन से वापस एस फेज में जाने के लिए। तो डीएनए सिंथेसिस के लिए जो भी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, जो भी एंजाइम वगैरह चाहिए, वो सारे जीवन फेज में बनेंगे, यानी कि ये पूरी तैयारी करेगा जीवन फेज में जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की। अब उसके बाद में यहाँ पे हमने बात की कि जीवन फेज के साथ में ही एक G0 फेज भी है। इस G0 फेज में क्या होता है कि जो सेल है वो सेल साइकिल को छोड़ भी सकता है, ये टेम्पररी भी हो सकती है या फिर परमानेंट तरीके से भी इसको छोड़ सकता है। उसके बाद में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे नाके होते हैं जहाँ पे चेकिंग होती है कि सेल के पास प्रॉपर नेक्स्ट जो
जो भी नेक्स्ट वाला जो एंट्रेंस है या नेक्स्ट फेज में जाने के लिए प्रॉपर प्रोटीन्स वगैरह है कि नहीं। तो 3 चेक पॉइंट होते हैं। एक होता है जब G1 से S फेज में जा रहा होता है, तब पूरी चेकिंग होती है कि इसके पास एस फेज में जाने के लिए प्रॉपर प्रोटीन्स एंजाइम सब कुछ है कि नहीं। तो एक चेक पॉइंट हो गया G1 और एस के फेज। एक चेक पॉइंट है जब जब जो एम फेज है यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाला होता है, तो G2 और एम फेज के बीच में एक और चेक पॉइंट है। और एक चेक पॉइंट है जब सेल डिवीजन खत्म हो जाता है, लगभग वहां पे चेक पॉइंट एक और होता है। तो ये 3 जगह पे एक तरह से पूरा प्रॉपर मशीनरी को चेक किया जाता है। अब नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि एस फेज में क्या होता है या फिर डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है। तो उसका आंसर है एस फेज में होता है। तो ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो डीएनए है वो एस फेज में अपने आप को डबल करता है। डीएनए का सिंथेसिस यानी कि ये अपनी कॉपी बनाता है। सेल मेक्स ए कॉपी ऑफ इट्स एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे एक क्रोमोसोम है, अभी तक ऐसा इतना था, ऐसा क्रोमोसोम था। अब क्या होगा, प्रॉपर क्रोमोसोम ऐसा है नहीं। सपोज इतने से क्रोमोसोम के लिए धागा है, अभी इसके पास क्रोमेटिन फाइबर है। तो एस फेज में क्या होगा कि ये प्रॉपर ऐसा क्रोमोसोम यानी कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बना ले, इतना धागे का प्रेडिक्शन करेगा। ठीक है, तो ये काम किसमें होगा, एस फेज के अंदर होगा। तो ये सेम ही बात है कि अभी तक जितना एस फेज से पहले यानी कि G1 फेज तक इसके पास सिर्फ इतना क्रोमेटिन मटेरियल था कि इसका एक आर्म बन सकेगा ये। जबकि एस फेज के अंदर ये अपना दूसरा आर्म बने जितना भी और क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि और रेप्लिकेशन कर लेगा। तो ये जो 2 आर्म्स दिख रही हैं आपको, ये 2 आर्म्स ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है जिनके अंदर सेम इंफॉर्मेशन है। यानी कि यहाँ पे जो जीन है जो जिस कैरेक्टर को कोड कर रहा है, सेम वही यहाँ पे है। यहाँ पे जो कोडिंग सीक्वेंस है वो यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस है। तो ये इनके अंदर आर्म में सामने सामने सेम जेनेटिक मेकअप है इनका। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, आइडेंटिकल इनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। और ये आपस में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई रहती है। अब नेक्स्ट जो फेज है G2 फेज है, जिसके अंदर सेम जैसे G1 के अंदर डीएनए सिंथेसिस के लिए जो एस फेज है उसकी तैयारियां होती है, वैसे G2 फेज के अंदर एम फेज में जितने भी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, जो भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जैसे स्पिंडल फाइबर्स वगैरह के लिए जो भी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, वो सारे G2 फेज के अंदर फॉर्मेशन होता है। तो G2 फेज के अंदर जो सेल है वो उसकी साइज बढ़ती है ताकि सेल डिवीजन के लिए प्रॉपर स्पेस मिल सके। जो ऑर्गेनेलीज चाहिए सेल डिवीजन में उनका प्रोडक्शन होता है, जैसे सेंट्रियोल्स हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये सब डुप्लीकेट होते हैं इसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इमेज के अंदर, ये जैसे ये न्यूक्लियोली है, ये वो डबल हो रहा है ना। अब उसके बाद में जो G2 फेज है या गैप 2 फेज है वो सबसे शॉर्टेस्ट, ये हमने पहले भी देखा था कि आवर्स के हिसाब से अगर टाइम के हिसाब से बात करें तो 5 घंटे का लगभग G1 फेज है, 7 घंटे का G2 फेज है और 3 घंटे का ही सॉरी एस फेज 7 घंटे का है और G2 फेज वो लगभग सिर्फ 3 घंटे का ही है। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट सबसे छोटा जो फेज है वो G2 फेज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, एस फेज। अब नेक्स्ट जो एक्चुअल है एम फेज जिसके अंदर सेल डिवीजन होता है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जो एम फेज है उसके अंदर जिसको हम PMAT मैट है ना, पीमेट कहेंगे शॉर्ट में, याद रखने के लिए आपको सीक्वेंस वैसे तो याद रह जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट है वो प्रोफेज है, उसके बाद में मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टीलोफेज है और फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 2 नए सेल्स बनना, एक सेल से 2 सेल बनना, वो साइटोकाइनेसिस का पार्ट है।
प्रोफेज के अंदर क्या होता है, यानी कि जो एम फेज माइटोसिस का जो सबसे फर्स्ट वाला फेज है प्रोफेज है, उसके अंदर होता है कि क्रोमोसोम जो अभी तक क्रोमेटिन फाइबर्स थे वो अब कंडेंस हो जाते हैं, और क्रोमेटिन ना रह के धीरे धीरे वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं, और हल्का हल्का आपको क्रोमोसोम जैसी शेप दिखने लग जाएगी। इससे पहले तक जो इंटरफेज वाला फेज है, जो इंटरफेज है उसके अंदर आपको क्रोमोसोम जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगी, उसके अंदर सिर्फ आपको धागे धागे से दिखेंगे न्यूक्लियस के बाहर, मतलब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद में साथ ही साथ में प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियस की जो एनवेलप है वो भी, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आपको डिसअपेयर होती हुई दिखेगी, यानी कि हल्की हल्की धुंधली पड़ती रही वो दिखेगी। न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसकी ये मेम्ब्रेन धीरे धीरे यहाँ से, जैसे ये जो मेम्ब्रेन अभी आपको एकदम क्लियर दिख रही है ये वाली मेम्ब्रेन, ये प्रोफेज का एंड आते 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 बिल्कुल ही धुंधली पड़ने शुरू हो जाएगी। उसके बाद में जो सेंट्रियोल है वो पोल्स की तरफ मूव करेंगे, और स्पिंडल फाइबर्स है वो भी पोल से हल्के हल्के से आपको निकलते हुए दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से होगा कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपेयर हो जाएगा, सेंट्रियोल्स पोल के पास चले जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू हो जाएंगे उनमें से प्रोफेज के अंदर। फिर मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक प्रॉपर एक लाइन के अंदर, ये जो है मेटाफेसिक प्लेट कहेंगे, तो ये एक इक्वेटर के अंदर एक लाइन के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस टाइप से। और स्पिंडल फाइबर है जो वो इनके जो सेंट्रोमियर है उनसे अटैच हो जाते हैं, जो कि पोल से जैसे स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे वो इनके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे। आप नेक्स्ट इमेज में और आप क्लियरली समझ पाएंगे। ये मेटाफेज जब आप ऑनियन सेल में देखेंगे तो ऐसा आपको मेटाफेज दिखाई देगा। ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, क्रोमोसोम एक लाइन के अंदर अरेंज हुए हुए हैं, ये सेम यहाँ पे ऐसे ऐसे अरेंज हुए हुए हैं आपको। तो ये मेटाफेसिक प्लेट बनाते हैं, जो कि मेटाफेस के अंदर आपको एक इक्वेटर में एक लाइन में आपको अरेंज हुए हुए दिखेंगे इस टाइप से, जिसमें देखेंगे कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि सेंट्रियोल से निकल रहे हैं वो कैसे, जो ये काइनेटोकोर है इससे अटैच हुए हुए हैं, और ये एक लाइन में क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट जो एनाफेज है उसके बाद में सबसे पहले आया प्रोफेज, फिर आया मेटाफेज, उसके बाद आया एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होगा, जो जैसे एक क्रोमोसोम के अंदर अभी तक क्या हो गया था, एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी जो कि सेंट्रियोल से आपस में जुड़ी हुई थी। अब एनाफेज में क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, पोल्स उनको खींचते जाएंगे, और जो क्रोमोसोम अटैच हुए थे सेंट्रियोल से वो अलग होते होते पोल्स की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ये एक क्रोमोसोम था, एक्चुअल में क्रोमोसोम ऐसा सा था, है ना, ये ऐसा सा यहाँ पे थोड़ा छोटा बन रहा है, और यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए थे। तो अब क्या है, जो ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये वाला जो स्पिंडल फाइबर्स है ये छोटे होते जाएंगे, है ना। तो छोटे होने के कारण क्या होगा, पोल्स के ऊपर वैसे अटैच्ड है, ये सपोज यहाँ पे पोल्स है, तो ये खींचेगा, पोल इन स्पिंडल फाइबर्स को खींचेगा, तो जिससे क्या होगा कि ये बीज से अलग टूट जाएगा। तो आधा जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो एक पोल की तरफ चला जाएगा, और इतना वाला जो पार्ट है वो दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे सेंट्रोमियर से, और पोल्स के पास तरफ चले जाएंगे। तो ऐसी इमेज आपको दिखेगी माइक्रोस्कोप के अंदर। ये बीच में आपको ये स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं, और ये जो क्रोमोसोम है वो पोल्स के पास इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। अब अगला आता है नेक्स्ट फेज, टीलोफेज, यानी कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोफेज पढ़ा, फिर मेटाफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा, अब आ गया टीलोफेज जो कि लास्ट स्टेज है ना। टीलोफेज के बाद में तो डायरेक्ट साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल का डिवीजन होना है, और वापस इंटरफेज वाली जो आ जाना है। तो टीलोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, जो प्रॉपर अभी तक क्रोमोसोम बन गया था, है ना, वो जो क्रोमेटिन धागे से थे उससे प्रॉपर क्रोमोसोम बन चुका था सेल डिवीजन से पहले, यानी कि प्रोफेज के अंदर बन गया था लगभग, और मेटाफेज के अंदर तो अच्छा खासा बन चुका था। तो हमें अगर प्रॉपर क्रोमोसोम को देखना है एक शेप में, तो वो हमें
मेटाफेज वाली स्टेज के अंदर या एनाफेज में आपको क्लियर दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। तो अब जो है टीलोफेज के अंदर क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो वापस से अनकॉइल होना शुरू हो जाते हैं और एकदम विजिबल होना भी बंद हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। न्यूक्लियर जो एनवेलप है यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस से धीरे धीरे बनने लग जाती है। जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो हल्के हल्के खत्म होने लग जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। और इससे जो डॉटर सेल्स हैं यानी कि दो, ये धीरे धीरे डॉटर सेल्स बन जाएंगी आपस में। तो ये एक तरह से डॉटर सेल जो बनेंगी, इन दोनों के पास सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन गई है, यानी कि जितना इसके पास गया है सेम उतना का उतना इसके पास भी आ गया है, इस टाइप से। तो ये ऐसा सा टीलोफेज दिखता है जिसमें क्रोमोसोम की फिर से अनकॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वापस से वो धागे बनना शुरू हो जाते हैं और जो न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से दिखना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है टीलोफेज के बाद वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि जो सेपरेशन ऑफ अ सेल एंड सेल कंटेंट, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले सेपरेशन, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वली पहले तो अलग अलग डिवाइड होगा, फिर उसके बाद में इक्वल भी नहीं, सॉरी इक्वल नहीं बट डिवाइड होगा। उसके बाद में जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी दो सेल्स में डिवाइड होंगी। सेल के ऊपर फिर जैसे अब डिवाइड हो गई उसके बाद में फिर ये हल्की हल्की मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी, ये मेम्ब्रेन बनेगी और प्रॉपर दो नए सेल बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये साइटोकाइनेसिस के अंदर ये काम होते हैं। तो ये साइटोकाइनेसिस का मतलब ये नहीं है कि सेल जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। सेल की जो साइज है वो अनइक्वल हो सकती है, छोटा बड़ा हो सकता है, बट ये आपको याद रखना अब कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वल होगा। जेनेटिक मटेरियल दो सेल के अंदर कभी ऐसा अनइक्वल नहीं होगा कि एक के अंदर 1 मीटर डीएनए जा रहा है, एक के अंदर सपोज एक के अंदर 5,000 न्यूक्लियोटाइड का डीएनए जा रहा है और एक के अंदर 2,000 न्यूक्लियोटाइड का ही डीएनए जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। माइटोसिस के अंदर या सेल जो भी है, मियोसिस के अंदर ऐसा होता है कि जितना भी कंटेंट सेम आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल जाएगा, भले ही सेल छोटा बड़ा साइज हो सकती है उसकी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना आपको। उसके बाद में जो साइटोकाइनेसिस है, जो सेल डिवीजन है, एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। एक जो सेल है, ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फरो जैसा बनाती है, यानी कि अंदर की तरफ अपने आप को खींचती जाती है। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर ऐसा होता है, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो काफी फ्लेक्सिबल होती है। तो इस टाइप से सेल डिवीजन होता है एनिमल सेल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे फॉर्मिंग ए फरो, ये फरो बनाता है। और जो प्लांट सेल है उसके अंदर साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, सेल प्लेट बनती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल होती है जो कि टफ होती है, तो इसमें अपने मन मुताबिक शेप नहीं ले सकता है। तो इसमें प्रॉपर सेल प्लेट बनती है, यहाँ पे दो सेल्स के बीच में पहले दो न्यूक्लियस अलग अलग हुए, ये ऑर्गेनेलीज भी अलग अलग हैं और फिर धीरे धीरे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस तरीके का आपको प्लांट सेल के अंदर, ये अनियन सेल की रूट टिप है उसके अंदर आपको दिखेगा कि किस टाइप से जो है सेल प्लेट बनती है। यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये सेल प्लेट कैसे बन रही है ब्लू कलर की, यहाँ पे ये सेल प्लेट कैसे बन रही है। तो ये इस टाइप से दिखेगा। तो वही टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बीच का थोड़ा सा रिलेशन बताया कि साथ साथ में टीलोफेज भी चल रहा है, यानी कि पोल्स के पास जो स्पिंडल फाइबर्स है वो भी छोटे होते जा रहे हैं और क्रोमोसोम्स भी अपना जैसे अनकॉइलिंग हो रही है, साथ साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस से डेवलप हो रही है और कैसे सेल है वो भी अंदर की तरफ फरो टाइप का बना रहा है। ये साथ साथ में काम हो रहा है, धीरे धीरे वापस सेल और अलग हो रहा है और लास्ट में ये इंटरफेज वाली स्टेज फिर आ जाती है यहाँ पे, जहाँ पे दो अलग अलग सेल होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ है और यहाँ पे क्रोमोसोम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं, यानी कि क्रोमोसोम का पूरा अनकॉइलिंग हो चुका है, पूरे जो क्रोमेटिन थ्रेड है वापस वो बन गए हैं। तो आउटकम ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का क्या आउटकम निकलता है कि एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाते हैं जिनके अंदर आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है
है ना। तो ये है इस माइटोसिस का आउटकम। ये एक बार वापस से समराइज किया हुआ है सेल साइकिल, जो सेल डिवीजन है उसको, जो तो इसमें आप देखेंगे इंटरफेस के अंदर आप देखेंगे कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, इस पे ध्यान दीजिए, है ना। जो ये क्रोमेटिन फाइबर है ये बिल्कुल कंडेंस्ड नहीं है। जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि माइटोसिस स्टार्ट हो रहा है, प्रोफेज में आप देख लेंगे कि लगभग लगभग क्रोमोसोम बन चुके हैं। उसके बाद में सेकेंड मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि एक लाइन के अंदर जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट पे लग चुके हैं। एनाफेज में वो पोल्स की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो आपस से अलग हो जाती हैं। और टीलोफेज के अंदर क्या होता है, वापस से क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है। तो ये इसका सेल डिवीजन का ओवरव्यू था। और ये प्लांट सेल यानी कि ऑनियन की रूट टिप, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट में, आप एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको इस टाइप से सेल डिवीजन, अभी तक ये एनिमेशन वाला आपने देखा, रियल में माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इस टाइप से स्टेजेस देखने को मिलेंगी। जो फर्स्ट और सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला प्रॉपर इंटरफेस वाला स्टेज है, सेकंड वाला भी इंटरफेस का स्टेज है, जिसमें ये सेल डिवीजन के लिए अपने आप को लगभग अब रेडी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे हल्की हल्की सी जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कॉइल होना स्टार्ट हो रहा है सेकंड वाले के अंदर। थर्ड में अब प्रॉपर प्रोफेज के अंदर आ चुका है, ये अर्ली प्रोफेज वाला पार्ट है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये प्रोफेज का ही पार्ट चल रहा है अभी तक। इसके अंदर आप देख रहे हैं प्रोफेज का कैसे अब ये कंडेंसेशन हो गया है इनके अंदर। अब सिक्स के अंदर मेटाफेज वाला आ गया है। मेटाफेज कैसे, क्योंकि एक लाइन के अंदर आपको ये देखने को मिल रहे हैं क्रोमोसोम, है ना, मेटाफेज प्लेट के अंदर। सेवेंथ वाला भी लगभग अभी तक मेटाफेज स्टेज ही चल रही है। एट्थ के अंदर एनाफेज स्टेज आ गई है। कैसे, सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अलग अलग हो गए हैं। नाइन्थ वाले के अंदर भी अब लगभग ये लेट एनाफेज कहें या फिर टीलोफेज स्टेज कह सकते हैं इसको। और टेंथ टीलोफेज स्टेज नाइन्थ वाला, और टेंथ वाले के अंदर आप देख रहे हैं कि ये सेल डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस का सेल प्लेट आपको फॉर्मेशन हुई हुई दिख रही है दो सेल्स के बीच में, है ना। तो ये प्रॉपर सेल डिवीजन, और इसमें आपने इंटरफेज और माइटोसिस दोनों समझा। तो आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू।